First of all, happy Teachers Day all of you. Teachers are very good team also in my life. And very thankful to all teachers who give me big opportunity in this today. परम आदरणीय शिक्षकगण, अतिथि महोदय एवं यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे आप सभी के समक्ष यहाँ बोलने का अवसर प्रदान हुआ, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। मैं आभारी हूँ अपने प्रथम गुरु अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़के लड़कियों में बिना भेदभाव किए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। अपने गांव, अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति सदैव मुझे गर्व करना सिखाया और आज उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहती हूँ। Why is India called विश्व गुरु? भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करिएगा। 1994 में हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे पंडित शंकरदयाल शर्मा जी। जब 1994 में पंडित शंकरदयाल शर्मा जी आधिकारिक दौरे पर युवान जाते हैं तो युवान के राजधानी मस्कत पर उनकी हवाई जहाज लैंडिंग होती है। तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो ना तो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाते, क्योंकि वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो राजा था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट गया, यहाँ तक कि खुद गाड़ी चलाकर उसको अपने साथ भी ले गए। जब बाद में मीडिया वाले ड्राइवर्स, बॉडीगार्ड्स के द्वारा पूछा गया कि सर, पंडित शंकरदयाल शर्मा जी में ऐसी क्या खास बात जिसके कारण से आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स, इतने सारे नियम कानून तोड़े, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब मैं स्टूडेंट था और मैं इंडिया में पढ़ाई करता था तो पंडित शंकरदयाल शर्मा जी मेरे गुरु थे, मेरे प्रोफेसर थे। तो इसलिए ना तो मैं किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रिसीव करने गया था, बल्कि मैं तो अपने गुरु का सम्मान करने गया था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने भारत आते हैं और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है। एक तेजस्वी गुरु क्या कर सकता है, ये तो हमारा भारत का इतिहास भी कहता है और विश्व का इतिहास भी कहता है कि जब सिकंदर भारत की ओर चला था तो कोई महान योद्धा नहीं चला था, बल्कि महान गुरु अरस्तु की परंपरा चली थी। और जब आधी लड़ाई शेल्यूकस के हाथों में छोड़ कर गया था तो जो लड़ाई थी वो शेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य नहीं हुई थी, बल्कि दो गुरुओं के मध्य हुई थी। एक था यूरोप का गुरु जिसका नाम था अरस्तु और दूसरा भारत का गुरु जिसका नाम था चाणक्य कौटिल्य, और उसमें भारत के गुरु की विजयी हुई थी। परंतु वर्तमान में एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है कि जहाँ एक और हमारे देश ने पूरे विश्व को नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, IIT, NIT जैसे शिक्षण संस्थान दिए, तो वही दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमानत पर खड़ा होने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बताना चाहूंगी कि शैक्षणिक बीमारी का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति सिर्फ दो तरह के लोगों से चलती है, पहला वो जो विद्वान है और दूसरा वो जो धनवान है। ऐसी कई गजब की बीमारी है हमारे देश में। परंतु यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, मैं सबके प्रति कृतज्ञता बोध के साथ कहना चाहूँगी कि 70 वर्षों में हमारी संस्कृति, शिक्षा, परंपरा का जितना लोप हुआ है उतना तो हिंदुस्तान के किसी वैचारिक आक्रमण पर भी नहीं हुए थे। हिंदुस्तान पर इतने वैचारिक आक्रमण हुए कि अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो मेरे हाथों की उंगलियाँ भी कम पड़ जाएगी। सब कुशार, चंदेल, पठान, तुर्क, मंगोल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, इतनी संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे गर्व है कि हमारे देश की संस्कृति, शिक्षा, परंपरा आज भी जीवित रही है। यदि एक पुल गलत बन जाए तो जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, बड़े दुख की बात है। यदि एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो अपने पूरे जीवन काल में 100 से 200 लोगों को यमराज तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। लेकिन यदि एक टीचर ही गलत हो जाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने वेतन के लिए बच्चों को पढ़ाए, तो यकीन मानिए या तो वो देश को आगे ले जा सकता है या तो वो देश को पीछे ले जा सकता है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ टीचरों की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उनका इंस्टीट्यूट 20 से 40 साल तक कैसे चलेगा, बल्कि उन पर तो जिम्मेदारी ये है कि यहाँ आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे उनका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा हो। इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में एक फियर सबके माइंड में लगा रहता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चाहते तो कुछ बड़ा है, कंपटीशन बीट करना है, कोई टारगेट अचीव करना है। तो क्या लगता है, ऐसा डर सिर्फ आपको ही लगता है? जरा सोच कर देखिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन बनाई उसको तो ये तक पता नहीं था कि वो जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है असल में सक्सेस होगा कि नहीं होगा।
लेकिन उसने एक चीज़ बड़ी अच्छे से की कि खुद पर विश्वास रखा और कंसिस्टेंसी मेहनत करता रहा और आज उसी का परिणाम है कि जो दुनिया है केवल ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान की भी यात्रा कर रही है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, बिल गेट्स, स्वामी आत्मानंद जी, महात्मा गांधी, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, इन सबको भी डर लगा था, लेकिन इन सब के पास सिर्फ एक ही फार्मूला था कि लिव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रीथ इन अ डे। एक समय में एक दिन जियो और एक दिन में केवल एक ईंट रखो। एक चीज़ है आप सभी ने नोटिस की है कि भले ही भगवान ने बहुत सारी चीज़ों में हमसे भेदभाव किया, किसी को बहुत ज़्यादा अमीर बनाया तो किसी को बहुत ज़्यादा गरीब बनाया, किसी को बहुत काला बनाया तो किसी को बहुत गोरा बनाया, किसी को बहुत छोटा बनाया तो किसी को बहुत लंबा बनाया, किसी को बहुत स्वस्थ बनाया तो किसी को बहुत कमज़ोर बनाया, लेकिन एक चीज़ ईश्वर ने हम सबको बराबर देकर भेजा है, वो है समय और वो है 24 घंटे। दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी वही 24 घंटे हैं और दुनिया के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी वही 24 घंटे हैं। उनमें और हमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सफल इंसान होता है वो अपने 24 घंटे का सही यूटिलाइज करता है और हम अपने 24 घंटे का सही यूटिलाइज नहीं करते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि कभी आप ये काउंट मत करिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे मेहनत करते हैं, बल्कि आप हमेशा ये काउंट करिए कि आप कितने घंटे टाइम वेस्ट करते हैं। जिस दिन वो वेस्ट टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाए तो समझ जाना कि यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन एंड ए वेरी क्लोज टू योर गोल। एक चीज़ है, मैं जहाँ भी देखती हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये हम सब के साथ हुआ है। बच्चे जनरली छोटे होते हैं, स्कूल से घर आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं मार्क्स कितने आए, फर्स्ट आए सेकंड आए, बच्चा बोलता है सेकंड आए। अरे सेकंड आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए? जब हम बार बार यही चीज़ें बच्चों को बोलते हैं तो उनको लगने लगता है कि यार फर्स्ट आना सच में बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता है। फिर होता क्या है, बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे फर्स्ट आना है, बाकी सारे बच्चों को छोड़कर। बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर इससे होता क्या है, मेंटली साइकोलॉजिकल तौर पर वो बच्चा उसी के साथ आगे बढ़ जाता है। और जब बच्चा 21 साल का होता है तो सोसाइटी के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है, बड़ा सेल्फिश हो जाता है। इसके जिम्मेदार हम होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि बच्चे को बचपन से ही तो ट्रेन कराया जाता है, उसको बताया जाता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन द क्लास। और जब बच्चा नौजवान होता है तो सोसाइटी के प्रति उसका नज़रिया भी बदल जाता है, उसको लगने लगता है कि आई एम सक्सीड, आई एम नॉट केयर अबाउट एनीबॉडीज। लेकिन मेरा ये मानना है, यहाँ बैठे जितने भी पेरेंट्स हैं, डस्ट यंगस्टर हैं एवं कल जाके जो पेरेंट्स बनेंगे, उससे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्यों न हम अपने बच्चों को ये सीख दें, जब वो छोटे हैं, जब स्कूल से घर आए तो उनसे ये ना पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे मार्क्स नहीं आए या तुमने क्लास में फर्स्ट आए, बल्कि हमेशा उसको ये पूछा जाए कि बेटा तुमने कितने लोगों की मदद की। जब हम बार बार यही चीज़ें बच्चों को पूछेंगे ना तो उनको लगने लगेगा कि यार मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैटर ये नहीं करता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ या सेकेंड आता हूँ, बल्कि मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैटर ये करता है कि मैं डेली कितने लोगों की मदद करता हूँ और मेरी वजह से कितने लोगों के चेहरे पर खुशी आती है। इससे होगा क्या, बच्चा मेंटली साइकोलॉजिकल तौर पर इसी के साथ आगे बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई तो वो वही करेगा, लेकिन जब बच्चा 21 साल का होगा तो हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, और जब उसी एज के सारे बच्चे होंगे ना तो यकीन मानिए हमारी सोसाइटी सही में चेंज हो जाएगी। मैं आने वाले एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव यही करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं खुद भी कोशिश करूँगी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, बच्चे, मैं उनकी मदद कर सकूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम सब भी इसी सोच के साथ आगे बढ़े तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है, और जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ ना, हमारा देश भी बदल सकता है। इन सबको कहने के पीछे मेरा इंटेंशन यही था कि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे राष्ट्र के समक्ष अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है हमारा आतंकवाद और वो है हमारा नक्सलवाद। और मुझे लगता है कि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम से है। बस अंत में इतना कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्रमार्ग तभी संभव होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक पूरी निष्ठा से राष्ट्रमार्ग के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सबका साथ, सबका प्यार, धन्यवाद उमा आपके प्रेरणादायक स्पीच के लिए।